मोहन और आकाश दो पक्के दोस्त थे। वे दोनों एक गांव में बचपन से एक साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उन दोनों के बीच कभी भी अमीरी गरीबी नहीं आई थी। मोहन एक गरीब लड़का था और आकाश एक जमींदार खानदान से था। मोहन मेहनत मजदूरी करता जबकि आकाश अपने पिताजी के पैसों पर ऐश करता था। एक दिन मोहन आकाश के साथ उसके कमरे में बैठा हुआ बातें कर रहा था। मैं खुद को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ आकाश, कि तुम जैसे इंसान ने मुझे अपनी दोस्ती के लायक समझा। हमारे बीच कभी भी अमीरी गरीबी नहीं आई। गांव के लड़के हमारी दोस्ती को कितनी हसरत भरी नजरों से देखते हैं, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मोहन की बात पर आकाश जोर से हंस पड़ा। अरे यार, इस तरह की बातें मत किया करो, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, खुद को गरीब मत कहा करो, मेरे दिल को तकलीफ होती है यार। इंसान दिल का अमीर होना चाहिए, बाकी सब रुपया पैसा तो आने जाने वाली चीज है। वे दोनों बातों में मशगूल थे जब आकाश के पिता कमरे में दाखिल हुए। आकाश के पिता बहुत गुस्से वाले थे। वे अपने बेटे से बिल्कुल उलट मिजाज के थे। उन्हें अपने बेटे का इस गरीब लड़के के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। आकाश, यह तुम क्या हर वक्त इस लड़के को घर में घुसा कर रखते हो? क्या लेने के लिए आया है यह लड़का यहाँ पर? इसे कुछ दे दिलाकर रुखसत करो यहाँ से। इन गरीब लड़कों को भी कोई अपने बराबर बिठाता है? ये हमारे नौकर हैं, हमारे आगे काम करने वाले हैं, और तुम इन्हें सिर पर चढ़ाकर बैठ जाते हो। आकाश को अपने पिता का बर्ताव बहुत बुरा लगा था। उसने मोहन की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पिताजी, मोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप मोहन के बारे में इस तरह से बात मत किया करो। बेटा, दोस्ती अपने बराबर वालों से की जाती है। कभी कभी ऐसी बेजोड़ दोस्ती इंसान को बहुत ही महंगी पड़ जाती है, और यह बात मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ। तुम्हें अभी मेरी बात का एहसास नहीं है, जब वक्त गुजरेगा तो तुम्हें इस बात का पता जरूर चलेगा। आकाश अपने पिता की बातों पर सिर झुकाकर रह गया। वे अपनी बात कहकर वहां से चले गए। मैं माफी चाहता हूँ मोहन, तुम पिताजी की बातों का बुरा मत मानना। पता नहीं क्यों पिताजी ऐसी दिल दुखाने वाली बातें कर जाते हैं। मैं उन्हें कितना समझाता हूँ मगर उन पर मेरी कोई भी बात असर ही नहीं करती। अरे यार, तुम माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? जो सच है वही तो कहा है तुम्हारे पिताजी ने, इसमें गलती क्या है? मैं गरीब हूँ, तुम लोगों की जमीनों पर काम करने वाला एक मामूली सा आदमी ही तो हूँ मैं। आकाश ने मोहन को गले से लगा लिया। हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। कम से कम मैं तुम्हें कभी भी खुद से छोटा नहीं समझ सकता। मेरा कोई भाई नहीं है, तुम्हें ही मैं अपना भाई समझता हूँ। और रही बात पिताजी की, तो एक ना एक दिन उन्हें भी अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, और मुझे विश्वास है कि वह दिन जल्दी आएगा। आकाश ने मोहन को अपने साथ खाना खिलाकर अपने घर से विदा किया। उसे अपने पिताजी के बर्ताव पर अफसोस भी हो रहा था। दूसरी तरफ गोपाल अपने कमरे में टहल रहे थे। मुझे इस लड़के की आंखों में लालच नजर आता है। इसकी आंखों में वो जलन नजर आती है जिसे मेरा बेटा दोस्ती और मोहब्बत समझ रहा है। वह इस लड़के का लालच और उसकी हसरत है। कैसे मैं इस लड़के को समझाऊं? इतना बेवकूफ है कि किसी की बात को नहीं समझता है। न जाने कब इसे अकल आएगी। गोपाल कमरे में टहल रहे थे जब अचानक से खिड़की पर खटका तो वे चौंके। यह आवाज कैसी थी? कौन है बाहर? मुझे देखना होगा, कहीं कोई दुश्मन हमारी हवेली में दाखिल तो नहीं हो गया। कहीं कोई मेरे बेटे को नुकसान न पहुंचा दे।
गोपाल खिड़की की तरफ बढ़े ही थे। जैसे ही उन्होंने खिड़की पर हाथ रखा तो उनके हाथ पर किसी ने जोर से काट लिया था। उन्होंने बाहर देखा, वहां पर एक बहुत बड़ा सांप था जो खिड़की से उनके कमरे में आ गया था। हाय राम, यह सांप यहाँ कैसे आ गया? यह तो बहुत जहरीला सांप मालूम होता है। सांप ने एक बार फिर से उनके पैर पर डस लिया। वे बुरी तरह चिल्लाने लगे। रामू, चंदू, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी से कमरे में आओ, इस सांप को मारो। इस सांप ने मुझे डस लिया। जल्दी से किसी हकीम को बुलाओ, कोई मेरे शरीर से जहर को निकालो। गोपाल की बातें सुनकर हवेली में जैसे भूचाल सा आ गया। सभी मुलाजिम भागते हुए उनके कमरे में आ गए। आकाश भी आवाजें सुनकर बाहर आ गया। यह शोर कैसा है? क्या हुआ है? आकाश बाबू, ये आवाजें बड़े मालिक के कमरे से आ रही है। हमें जाकर देखना होगा, पता नहीं क्या हुआ है। जब वे लोग कमरे में पहुंचे तो सांप 4 से 5 बार गोपाल को डस चुका था। नौकरों ने बहुत मुश्किल से सांप को काबू में किया। जब हकीम को बुलाकर वहां लाया गया तो हकीम अफसोस से कहने लगा, सांप बहुत ही जहरीला था। इसके जहर ने अपना काम कर दिया है। अगर तुम लोगों ने मुझे पहले बुलाया होता तो हो सकता है गोपाल जी बच जाते, लेकिन अब उनका देहांत हो गया है। हकीम का यह कहना ही था कि आकाश जोर जोर से रोने लगा। यह क्या कह रहे हैं आप हकीम जी? मेरे पिताजी ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? उनके बिना मैं कैसे रहूंगा? मेरा क्या होगा? बेटा शांत रहो, सब्र करो। हर किसी को अपने वक्त पर जाना है। तुम अपने आप को संभालो। आकाश छोटा सा था जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसका कोई भाई बहन नहीं था। एक पिताजी थे जिन्होंने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था। आकाश की बचपन में ही अपने एक मुलाजिम के बेटे मोहन के साथ दोस्ती हो गई थी और वह दोस्ती ऐसी गहरी हो गई कि कोई और उनकी दोस्ती के बीच में आ भी नहीं सकता था। मोहन को जब आकाश के पिता की मौत का पता चला तो वह भी उसी वक्त भागा भागा आया। यह क्या सुन रहा हूँ आकाश? तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है? कल जब मैं यहाँ था तो ये बिल्कुल ठीक थे। उन्हें अचानक से क्या हुआ? पता नहीं मोहन, मेरे पिताजी की मौत भगवान ने ऐसे ही लिखी थी या किसी साजिश का शिकार हुए हैं। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर इस सांप को कमरे में फेंका था ताकि वह उनके शरीर में अपना जहर उगल सके। यह काम कौन कर सकता है? तुम्हारे घर में तो इतने नौकर चाकर थे, क्या किसी ने उस आदमी को आते जाते नहीं देखा? नहीं, किसी ने भी किसी आदमी को नहीं देखा। सबका कहना है कि शायद वो सांप खुद ही कमरे में आ गया था। मगर तुम खुद सोचो, कोई सांप खिड़की के रास्ते से कमरे में कैसे दाखिल हो सकता है, जबकि खिड़की के साथ न कोई पेड़ है न पौधा। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। गोपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी मौत का आकाश पर बहुत ही ज्यादा गहरा सदमा लगा हुआ था। मोहन, तुमसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगे। हाँ आकाश, तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं कभी भी तुम्हें किसी बात से इनकार नहीं करूंगा। जो मेरे बस में हुआ वो मैं जरूर करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में आ जाओ। जब से पिताजी का देहांत हुआ है मैं खुद को अकेला महसूस करने लगा हूँ। अगर तुम यहाँ होगे तो तुम्हारी वजह से मैं इस गम को भूलने के काबिल हो सकूंगा। नहीं आकाश, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। तुम्हारे घर के मुलाजिम और रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि तुम्हारे पिताजी के दुनिया से जाते ही मैंने इस घर में अपना डेरा बना लिया।
अरे नहीं मेरे दोस्त, मैं तुमसे मिलने के लिए रोज आता रहूंगा, मगर हमेशा के लिए तुम्हारे घर में नहीं आ सकता। आकाश के रोकने के बावजूद भी मोहन वहां से चला गया। आकाश अपने मन में सोचने लगा, मेरा दोस्त कितना खुददार है, उसे अपनी इज्जत का कितना ख्याल है। पिताजी इसके बारे में गलत सोचते थे। मेरा दोस्त ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह तो मेरे लिए जान भी दे सकता है। मुझे गर्व है अपनी दोस्ती पर। पिताजी को लगता था कि मोहन लालची है। अगर वह लालची होता तो वह इस पेशकश का जरूर फायदा उठाने की कोशिश करता। धीरे धीरे आकाश अपने पिता की मौत के गम से निकलने लगा था। उसने एक लड़की के साथ शादी भी कर ली, जिसके साथ रिश्ता उसके पिताजी ने तय किया था। उसकी पत्नी नंदिनी उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। वह अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसने कभी भी मोहन के घर में आने जाने पर भी ऐतराज नहीं किया। दूसरी तरफ मोहन ने भी अपनी माँ के कहने पर शादी कर ली। वह अभी भी आकाश की जमीनों पर काम करता था। दोनों ही अपने अपने जीवन में खुश थे। एक दिन जब आकाश शहर किसी काम से जा रहा था, उस दिन उसके साथ एक बुरा हादसा हुआ। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी दोनों टांगे बुरी तरह से टूट गई थी। वह अस्पताल में था। मोहन को जब पता चला तो वो भागा भागा अस्पताल चला आया। मोहन फुट फुट कर रो रहा था और आकाश की आंखों में तो आंसू सैलाब की तरह बह रहे थे। मैं खुद बहुत परेशान हूँ मोहन। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं किस तरह पल पल जी रहा हूँ और पल पल मर रहा हूँ। मेरी दोनों टांगे बुरी तरह से टूट गई है। क्या मैं कभी अपने पैरों पर चलने में कामयाब नहीं हो सकूंगा? आकाश को रोता देखकर मोहन अपना गम भूलकर उसे हौसला देने लगा। सब ठीक हो जाएगा आकाश, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुम्हारी लाठी बनूंगा। तुम जहां कहोगे मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। आकाश को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वह हवेली में आ गया। उसकी पत्नी और बेटा दोनों ही बहुत उदास थे। मोहन भैया, इस मौके पर आपने हमारा बहुत साथ दिया है। अगर आप नहीं होते तो न जाने क्या होता। ऐसी बातें मत करे भाभी। आप यह सब कहकर मुझे शर्मिंदा करती हैं। आकाश मेरे भाइयों जैसा है। इसके लिए मैंने जो भी किया है यह मेरा फर्ज बनता था। मेरा आप लोगों पर कोई एहसान नहीं है। एक बार फिर से आकाश ने मोहन को इस घर में रहने पर जोर दिया। आकाश, तुम्हारे कहने पर अब मैं इस घर में रहने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अगर तुम्हारे साथ यह हादसा ना होता तो मैं कभी भी तुम्हारी यह बात नहीं मानता। अब तुम इस हालत में हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं इस सारे घर को, तुम्हारी जमीनों और जायदादों को नौकरी के हवाले नहीं कर सकता। इसीलिए सब कुछ अब मैं खुद देखूंगा। मोहन ने जब से हवेली का इंतजाम संभाला, वह दिन रात एक कर रहा था। उसके दिल में आकाश के लिए सच्ची तड़प थी। वह उसे अपना भाई मानता था और उसकी विकलांगता ने मोहन को और भी जिम्मेदार बना दिया। आकाश, मैंने पिछले कई दिनों से तुम्हारे हिसाब किताब का बारीकी से जायजा लिया है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा मुंशी राम लाला सच्चा इंसान नहीं है। वह बरसों से तुम्हें अंधेरे में रख रहा था और तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा था। वह मनमानी कर रहा था और जमीनों के कागजात में ऐसी हेरा फेरी की है कि देखकर मेरा तो खून खौल उठता है। मोहन, तुम जानते हो मुंशी जी पिताजी के वक्त के हैं। वे तो बहुत वफादार हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या वाकई में वे ऐसा कर सकते हैं। मेरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह गद्दार है।
और तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर रहा है। अगर मैंने आज कोई कदम नहीं उठाया तो कल तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम मुझ पर भरोसा करो, उसे निकालना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पाई पाई सुरक्षित रहे। मैं जितना तुम्हारे साथ निष्ठावान हूं उतना यह मुलाजिम नहीं है। मुझ पर विश्वास करो। मोहन, इस दुनिया में अब तुम ही मेरे इकलौते सहारे हो। अगर तुम्हें लगता है कि वह हमें धोखा दे रहा है तो तुम उसे फौरन निकाल दो। मुझे तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा विश्वास है। आकाश के कहने पर मोहन ने न केवल मुंशी को निकाला बल्कि उन तमाम नौकरों को भी निकाल दिया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मोहन की कड़ी मेहनत के बावजूद जमीनों की हालत बिगड़ने लगी। वह मिट्टी जो कभी सोना उगलती थी अब अजीब तरीके से सख्त और बंजर होने लगी थी। मोहन ने खाद डाली, पानी का इंतजाम बेहतर किया, लेकिन नतीजा 0 रहा। मोहन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या मुझे आकाश को कुछ बताना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वह परेशान हो जाएगा। मुझे उसे अभी कुछ भी नहीं बताना। काफी सारे दिन बीत गए। शाम का वक्त था। मोहन थका हारा खेतों से वापस आया। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और चेहरे पर मायूसी की लहरें थी। वह सीधा आकाश के कमरे में गया। आकाश, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भगवान हमें किस बात की सजा दे रहा है। मैंने मुंशी को हटाया, नए ईमानदार लोग लगाए। मैं खुद रातों को जाग कर पहरा देता हूँ, लेकिन जमीनें बंजर होती जा रही है। वे अब अनाज नहीं दे रही। पता नहीं क्या बात है, जैसे जमीन की कोख ही बांझ हो गई हो। मोहन, तुम तो इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नए मुलाजिम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं आकाश, मुलाजिम तो अपनी जान लगाकर काम करते हैं, लेकिन मिट्टी ही साथ नहीं दे रही। पिछले साल जहां मनों के हिसाब से गल्ला होता था, वहां अब घास भी नहीं उग रही। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर यही हाल रहा तो हम अपने जानवरों को चारा भी नहीं खिला सकेंगे। मैंने मिट्टी के जानकारों को भी दिखाया, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब यही कह रहे हैं कि यह कोई कुदरती आफत है या शायद जमीन को आराम करने की जरूरत है। मेरे दोस्त, उदास मत हो। मुझे पता है तुम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शायद यह मेरे नसीब का लिखा है कि पिताजी के जाने के बाद सब कुछ बिखर रहा है। नहीं आकाश, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। लेकिन सच यही है कि अभी जमीनें बंजर हो रही है और मैं बेबस हूँ। मैं कल फिर शहर जाऊंगा और कोई बेहतर हल ढूंढने की कोशिश करूंगा। मुझे बस तुम्हारी हिम्मत चाहिए। पता नहीं क्या मनहूस घड़ी आई है कि हर तरफ से परेशानियां घेर रही है। मोहन की आंखों में सच्ची तड़प थी। वह वाकई आकाश का नुकसान देखकर अंदर से टूट रहा था। उसे अपनी मेहनत बेकार होती देखकर गहरा सदमा पहुंच रहा था। इधर नंदिनी भी मोहन की इस कुर्बानी और वफादारी की कायल थी। वह किसी तरह से लाचार आकाश का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए थी। आकाश, न जाने कब हमारे घर की हालत ठीक होंगे। हवेली में अब खामोशी का राज था, क्योंकि पैदावार न होने की वजह से आर्थिक तंगी बढ़ रही थी। मोहन ने अपने घर से भी अनाज लाकर आकाश के किचन में डलवाया ताकि उसके दोस्त का परिवार भूखा ना सोए। लेकिन जमीनों का बंजरपन एक ऐसा रहस्य बन गया था जिसका हल किसी के पास नहीं था। मोहन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? बताओ मेरे दोस्त, ऐसी कौन सी बात है? मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है आकाश, मगर अब इन जमीनों पर काम नहीं हो सकता।
एक काम करते हैं, अगर तुम कहो तो मैं इन सारी जमीनों को बेच दूं और पैसा तुम्हारे अकाउंट में रखवा दूं। मोहन, मैंने सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। जो तुम्हें सही लगता है मेरे दोस्त, तुम वही करो। मैं तुम्हें किसी बात पर नहीं टोकूंगा। न मेरी पत्नी या मेरा बेटा कल तुमसे सवाल करेगा। हम जानते हैं कि तुमने हमारे लिए वह किया है जो कोई अपना भी नहीं कर सकता। उसने सारी जमीनें गांव के जमींदार के पास बेच दी थी और वह आकाश की गाड़ी लेकर अपने एक मुलाजिम के साथ शहर में आकाश के बैंक में पैसे रखवाने के लिए चला गया। आधी रात बीत गई, अभी तक मोहन का कोई पता नहीं था। इतनी देर गुजर गई, अब तक तो उन लोगों को वापस आ जाना चाहिए था। अभी तक नहीं आए। भगवान ही जाने आखिर बात क्या है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पूरी रात बीत गई लेकिन मोहन घर नहीं आया। मोहन की पत्नी और उसका बेटा बहुत परेशान थे। माँ, पिताजी कब वापस आएंगे? उन्होंने तो कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगे और मेरे लिए खिलौने भी लेकर आएंगे। बेटा, मैं क्या जानूं? मुझे अभी उन्होंने यही कहा था। मुझे तो खुद बहुत चिंता हो रही है। हे राम, उनकी रक्षा करना। आज से पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ नंदिनी भी अपने पति के साथ मोहन के बारे में ही बात कर रही थी। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मगर मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं आप मेरी बात सुनकर गुस्सा ना हो जाएं। नहीं नंदिनी, बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मोहन भाई ने हम लोग को धोखा दिया है? हो सकता है इतना सारा पैसा देखकर उनके दिल में बेईमानी आ गई हो। यह बात सुनकर आकाश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। आज तुमने यह बात कर दी है नंदिनी, दोबारा ऐसी बात मत करना। वह मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई है और मुझे धोखा देने के बारे में वह सोच भी नहीं सकता। अगले दिन सुबह मोहन मुलाजिम के साथ घर वापस आया, मगर वह बहुत ही ज्यादा जख्मी था। उसे देखकर सब लोग घबरा गए। मोहन, यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तुम इतने जख्मी कैसे हुए? क्या है ये सब? आकाश, जब हम लोग कल शहर जा रहे थे तो जंगल से गुजरते हुए डाकुओं ने हम लोगों पर हमला कर दिया और हमसे सारा पैसा छीन लिया। हमें मारकर वहीं पर फेंक दिया। कुछ लोग वहां से गुजरे, उन्होंने हमें देखा तो वो हमें अस्पताल लेकर पहुंचे। मत पूछो मैं कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मुझे लगता है कि मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। कल रात मुझे मौत अपनी आंखों के सामने नाचती नजर आ रही थी। बार बार मेरी आंखों के सामने तुम्हारा और अपने बच्चों का चेहरा आ रहा था। मैंने तुम्हारे पैसे को बचाने की बहुत कोशिश की आकाश, मगर मैं उसमें नाकाम रहा। मोहन अपनी बात बोलकर जोर जोर से रोने लगा, जबकि आकाश तो बोलना ही भूल गया था। अरे मोहन, तुम इस तरह मत रो। तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ दे रहा है। कैसे न रोऊं आकाश, तुम्हारा सारा पैसा चला गया और इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है मोहन। भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मोहन ने आकाश को गले से लगा लिया। नंदिनी को मोहन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। वह उसे शक की निगाहों से देख रही थी। जब मोहन चला गया तो नंदिनी कहने लगी, हमारी इतनी अच्छी फसलें देती हुई जमीनें अचानक बंजर कैसे हो गई? अगर वो जमीन नकारा थी तो जमींदार ने भी उन जमीनों को क्यों खरीदा? और आज जमीनों का पैसा भी हमारे हाथ से निकल गया।
क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सब साजिश है, ये सच नहीं है? तुम जो कहना चाहती हो नंदनी, वह मैं समझ गया हूँ। आज तुमने यह बात कह दी है, दोबारा मत कहना। और रही जमींदार जी की बात, तो उन्होंने इन जमीनों पर फसलें नहीं उगानी, बल्कि उन्होंने वहां पर अस्पताल की इमारत बनानी है, जहां पर वे गरीबों को मुफ्त में इलाज करवाएंगे। यह सब वह भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। यह तो मोहन का बड़प्पन है, जो अपना घर छोड़कर हमारे साथ रहा, मेरी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझा, और जिस तरह वह मेरा ख्याल रखता है वैसे तो कोई सगा भी नहीं रख सकता। इनकी आंखों पर तो अपने दोस्त की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, मगर मुझे लगता है कि वो इन्हें धोखा दे रहा है। वो लालची है। हे राम, तू ही हमारा मददगार बन, इस लालची इंसान से हमें बचा। अब तो जमीनों का आसरा था, वो भी हमसे छिन गया। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। मोहन ने अब गांव में मजदूरी करना छोड़ दिया। उसे शहर में बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। वह शहर में रहने लगा। एक दिन वह आकाश के पास आया। आकाश, मेरे दोस्त, मैं तुमसे इजाजत लेना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगे। हाँ हाँ मोहन, तुम कहो, क्या कहना चाहते हो? मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल रही है। उसकी इतनी तनख्वाह है कि मैं अपने परिवार के साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी पालन कर सकता हूँ। आज जो मैंने पढ़ा है वह मेरे काम आ रहा है। मैं अपने परिवार को अपने साथ शहर में रखूँगा, क्योंकि वे लोग मुझे घर भी दे रहे हैं। ऐसे में मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। मैं यहाँ हर छुट्टी के दिन आता रहूँगा। तुम्हारी ज़रूरतें मैं खुद पूरी करूँगा, और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं रामू को तुम्हारे पास छोड़ कर जा रहा हूँ। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। वह मोहन को रोकना चाहता था, मगर फिर वह यह सोचकर रुक गया। अगर मोहन नौकरी नहीं करेगा तो अपने परिवार के साथ साथ मेरे परिवार का पालन कैसे करेगा? पैसे भी डाकुओं ने छीन लिए, जमीनें भी हमारे पास नहीं है। मोहन को मुझे नौकरी से नहीं रोकना चाहिए, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। मोहन आकाश को समझाकर अपने परिवार को लेकर शहर चला गया। वह हर छुट्टी वाले दिन आकाश के घर वालों के लिए राशन लेकर गांव आता, रामू को काम की तनख्वाह देता और आकाश के बेटे की भी स्कूल की फीस और सारी जिम्मेदारी वही उठा रहा था। वक्त बीतता जा रहा था। 20 साल गुजर चुके हैं। आकाश का बेटा आर्यन अब जवान हो चुका है और एक छोटी सी नौकरी करता है। दूसरी तरफ मोहन शहर का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है। नंदिनी आज भी उसी शक में जी रही थी जो 20 साल पहले था। आकाश, क्या आपने सुना कि आज शहर में क्या चर्चे हैं? मोहन भाई के बेटे समीर ने एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। लाखों का कारोबार, करोड़ों की जायदाद। आखिर मैं ये पूछती हूँ कि एक आम सा इंसान जो हमारे साथ रहता था 20 सालों में इतना बड़ा कारोबारी आदमी कैसे बन गया? नंदनी, वही पुरानी बातें। कितना वक्त गुजर गया मगर तुम्हारा शक नहीं गया। मोहन ने मेहनत की है। उसने शहर जाकर दिन रात एक कर दिया। वह एक बुद्धिमान इंसान था। उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। भगवान जब देता है तो चप्पड़ फाड़ कर देता है। भगवान देता है, मैं मानती हूँ, लेकिन भगवान सिर्फ उसे ही क्यों दे रहा है? हमारी जमीनें तो सोना उगलती थी, वो अचानक बंजर कैसे हो गई? वे डाकू सिर्फ उसी दिन क्यों आए जब लाखों रुपए शहर जा रहे थे? आकाश, आपकी शराफत ने आपकी आंखों पर दोस्ती की ऐसी पट्टी बांधी है कि आपको सच नजर नहीं आ रहा। बस करो नंदनी, मोहन ने हमारी बहुत मदद की है। जब हमारे पास कुछ नहीं था उसने हमारे बेटे आर्यन की स्कूल की फीस भरी, हमें राशन ला कर दिया। क्या कोई दुश्मन ऐसा करता है?
वह मेरा भाई है और भाइयों पर शक नहीं किया जाता। तुम बस अपनी किस्मत पर संतुष्ट रहो और उसके खिलाफ जहर उगलना बंद करो। मैं जहर नहीं उगल रही, मैं हकीकत बयां कर रही हूँ। आज हमारा बेटा दूसरों के दफ्तरों में जूतियां चटका रहा है और मोहन का बेटा ऐश कर रहा है। काश आपने उस वक्त मेरी बात मानी होती। खैर, अब तो मोहन की पत्नी सुशीला भी नहीं रही, वो अकेला है, शायद इसलिए आपको उस पर ज्यादा तरस आता है। शहर के एक आलीशान कमरे में मोहन अकेला बैठा है। उसकी पत्नी का इंतकाल हो चुका है और वह अपनी जिंदगी की कामयाबियों पर फख्र करता है, मगर उसके अंदर एक खौफ भी छिपा है। रामो, गाड़ी निकालो, आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। जरा शहर से दूर लंबी सैर पर निकलते हैं। जी साहब, गाड़ी तैयार है, क्या मैं साथ चलूं? नहीं, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। आज मेरा अपने आप के साथ वक्त गुजारने का मन कर रहा है। तुम घर संभालो। मोहन गाड़ी लेकर तेज रफ्तार से हाईवे पर निकल जाता है। एक पहाड़ी मोड़ पर जब वह ब्रेक दबाने की कोशिश करता है तो पैडल बिल्कुल नीचे चला जाता है। अरे यह क्या? ब्रेक क्यों नहीं लग रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह गाड़ी तो नई है। अरे सामने खाइए, बचाओ! अरे है कोई, बचाओ! राम, मुझे बचा ले! नहीं! गाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरती है। कई कलाबाजियों खाने के बाद गाड़ी रुकती है। मोहन खून से लथपथ है और उसकी एक टांग गाड़ी के मलबे तले कुचली जा चुकी है। मोहन अस्पताल के बिस्तर पर है। उसकी एक टांग काट दी गई है। होश आते ही उसे वह सब याद आता है जो उसने आकाश के साथ किया था। यही वो दर्द है, बिल्कुल वही दर्द जो आकाश की आंखों में था। 20 साल पहले बिल्कुल इसी तरह मैंने आकाश की गाड़ी के ब्रेक काटे थे। मैंने सोचा था वह मर जाएगा तो मैं जायदाद का मालिक बन जाऊंगा, मगर वह बच गया, सिर्फ उसकी टांगे टूटी। आज कुदरत ने मुझसे हिसाब ले लिया। मेरी अपनी टांग चली गई। यह कैसा इंसाफ है? मैंने जिसके लिए गड्ढा खोदा था, आज 20 साल बाद मैं खुद उसमें गिर गया। मोहन घर वापस आ चुका है। अब वह वैसाखी के सहारे चलता है और बहुत ही उदास रहता है। एक दिन वह अपने कमरे के बाहर से गुजर रहा होता है जब उसे अपनी बहू रीना की आवाज सुनाई देती है। हाँ सहेली, मेरा प्लान तो परफेक्ट था, पर पता नहीं वो बुढ़ा कैसे बच गया। मैंने मैकेनिक को पैसे देकर ब्रेक फेल करवाए थे ताकि एक्सीडेंट हो और उसका काम तमाम हो जाए, मगर उसकी किस्मत अच्छी है कि वो फिर भी बच गया। लेकिन रीना, अगर वो बच गया तो? हाँ, बच गया तो क्या हुआ, एक टांग तो कट गई ना, अब वो बिस्तर पर पड़ा रहेगा। अब उसे रास्ते से हटाने के लिए कोई दूसरी साजिश सोच लूंगी, उसे जहर दे दूंगी या फिर कोई और उपाय सोच लूंगी। जैसे ही ये मरेगा मैं समीर से कहकर सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगी। फिर इस बिजनेस पर, इस घर पर मेरा ही राज होगा। मुझे उस बुढ़े की शक्ल से चिढ़ है, इसे तो बस पहले ही मर जाना चाहिए था। हे भगवान, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? यह लड़की, यह तो मेरी ही तरह सोच रही है। मैंने अपने जिगरी दोस्त, अपने भाई जैसे आकाश के साथ यही किया था, और आज मेरी अपनी बहू, जिसे मैंने बेटी माना, वह मेरे ही खून की प्यासी है। क्या धोखा वाकई घूमकर वापस आता है? आज मुझे इस बात का विश्वास हो गया। मोहन हिम्मत जुटाता है और आकाश, नंदिनी और अपने बेटे समीर को घर बुलाता है। सब हैरान हैं कि मोहन ने अचानक क्यों बुलाया है। मोहन, तुम रो क्यों रहे हो? देखो, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है।
कल मेरे साथ भी हुआ था। तब तुमने मेरी हिम्मत बनाई थी। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ मौजूद है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जी पिताजी, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको छोड़कर घर से बाहर नहीं जाऊंगा। हर वक्त मैं आपके साथ रहूंगा। नहीं आकाश, तुम नहीं जानते कि क्या सच है। अगर तुम्हें सच पता चले तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। आज मेरा जमीर मुझे नोच रहा है। यह हादसा नहीं था आकाश, यह सजा थी। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? कैसी सजा? आकाश, मुझे माफ मत करना। वह जो तुम्हारी हरी भरी जमीनें थी वह बंजर नहीं थी। मैंने रातों को जागकर उनमें ऐसा जहरीला केमिकल और खाद डाली थी कि जमीन की उर्वरता खत्म हो जाए। मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम जमीनें बेच दो। मैंने कहा था ना, मैंने 20 साल पहले यही कहा था आकाश। सुना आपने? अभी तो आकाश है नंदिनी भाभी। आकाश, वह जो डाकुओं का हमला हुआ था वह सब मेरा ड्रामा था। मैंने खुद को हल्का सा जख्मी किया, मुलाजिम को लाखों रुपए देकर उसका मुंह बंद किया और तुम्हारा सारा पैसा अपने अकाउंट में डाल दिया। इसी पैसे से मैंने यह बिजनेस खड़ा किया है। अंकल, आपने मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो आप पर अंधा यकीन किया था। मैं ईर्ष्या की आग में जल रहा था। मुझे तुम्हारे पिताजी का रुतबा और दौलत खटकती थी। यहाँ तक कि तुम्हारे दादाजी के कमरे में सांप भी मैंने छोड़ा था ताकि वे रास्ते से हट जाए। और आकाश, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट वह भी मैंने करवाया था। मैं चाहता था तुम अपाहिज हो जाओ ताकि मैं तुम्हारा सहारा बनने का नाटक करके तुम्हारी बची खुची जायदाद भी हथिया लूं। मोहन, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था। मेरी पत्नी तुम पर शक करती थी और मैं उससे लड़ता था। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और तुमने मेरे खानदान की जड़ें काट दी। क्यों मोहन, क्यों? क्योंकि मैं लालची था। लेकिन देखो आकाश, आज मेरी बहू रीना ने मेरे साथ वही किया। उसने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए ताकि वह मुझे मारकर जायदाद ले सके। धोखा मेरे पास वापस आ गया है। अरे ना, क्या यह सच है? क्या तुमने मेरे बाप को मारने की कोशिश की? समीर, वह मैं। खामोश, एक शब्द मत कहना। मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें इज्जत दी और तुम मेरे बाप की कातिल बनना चाहती थी। तुम जैसी औरत के लिए मेरे पास सिर्फ नफरत है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। रीना रोती हुई घर से निकल जाती है। मोहन बैसाखी के सहारे अलमारी से कुछ कागजात निकालता है। आकाश, ये इस बिजनेस के, इस घर के और तमाम जायदाद के कागजात हैं। यह सब तुम्हारा है, तुम्हारे बेटे आर्यन का है। मैंने तुम्हारा हक मारा था। आज मैं सब कुछ तुम्हें वापस करके इस बोझ से आजाद होना चाहता हूँ। मुझे जेल भेज दो या मुझे मार दो, मैं इसी काबिल हूँ। पैसा तो वापस आ गया, लेकिन वो 20 साल जो हमने गुजारे और दुख गुजारे वो कौन वापस करेगा? वो जो आकाश की टांगे आपने तोड़ दी वो कौन जोड़ेगा? नंदनी, बस करो। इसे इसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। जिस शख्स को उसका जमीर धिक्कारने लगे उससे बड़ी कोई सजा नहीं होती। मोहन, तुमने दौलत तो कमा ली मगर भाई खो दिया। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, मगर अब शायद हम कभी पहले जैसे नहीं हो सकेंगे। मोहन का बेटा समीर बाद में अपने पिता की मर्जी से एक निहायती और नेक लड़की से शादी कर लेता है
जो उनके घर को दोबारा मोहब्बत से भर देती है। मोहन अपनी बाकी जिंदगी पछतावे और तौबा में गुजारता है। आकाश का बेटा आर्यन अब इस बिजनेस का मालिक बन चुका है, मगर आकाश की आंखों में आज भी उस धोखे का दुख बाकी है जो उसके बेहतरीन दोस्त ने उसे दिया था।